ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको पल पल के अपडेट देने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मेरे साथ है मेरी साथी संगीता जी। और संगीता जी, आपको क्या लगता है, जितने भी हम परिणाम अभी सामने आते जा रहे हैं लगातार, हम अभी 5 परिणामों की बात कर लेते हैं, महापौर की, शहर सरकार की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से जो कश्मकश, जिस उलझनों की, जिन सवाल जवाबों की हम बात कर रहे थे, कहीं बीजेपी आगे, क्योंकि अभी रिकॉर्ड तथ्यों के आधार पर तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर ये माना जाए, क्योंकि 7-3-1 ये प्रथम चरण का आंकड़ा। लेकिन ये चरण में जिस तरह से फील्ड पर जाकर के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, या फिर मीडिया कर्मी हों, जो फील्ड पर जो कुछ दिख रहा था वो मुझे लगता है अब नतीजों में तब्दील होता हुआ भी दिख रहा है। क्योंकि रीवा और मुरैना ये भले ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही, लेकिन ये बीजेपी के हिस्से से खिसकती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न ऐसा था जो वहाँ की जनता असंतुष्ट थी और वो तब्दील हो गई कांग्रेस के वोटों में। और वो हमने नतीजा देखा भी कि रीवा में जीत मिली है, मुरैना में भी बहुत आगे जा कर के, जबकि वहाँ से बड़े कद्दावर नेता हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति जो है, वहाँ के जो राजनेता हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति पे पूरा असर डालते हैं और उनका योगदान भी है। वहीं से 2 बड़े मंत्री निकल के जाते हैं जो केंद्र में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या फिर अपने नरेंद्र सिंह तोमर हों। इसके अलावा गृह मंत्री भी हमारे वहीं से आते हैं। इसके अलावा हमारी विधानसभा जो मध्य प्रदेश की है, उसकी कैबिनेट में भी कई मंत्री हैं। बावजूद इसके ग्वालियर चंबल संभाग को ये बिल्कुल नहीं संभाल पाए, तो कहीं ना कहीं मंथन करने की ज़रूरत वहाँ भी है। और फिलहाल बीजेपी के लिए तो उतनी अच्छी खबर नहीं है रीवा से, लेकिन चूँकि राजेंद्र शुक्ल एक बड़ा माना हुआ चेहरा, पुराना चेहरा और बीजेपी के कद्दावर नेता उस विंध्य क्षेत्र से रहे हैं, विकास पुरुष उनको कहा जाता है, और उनके दम पे लोगों ने जीत भी दर्ज की, कई बार 3 बार विधायक वो खुद भी रहे। अब बात की जाए कि नया जो समीकरण रीवा में बना है, तो उस पर कुछ ना कुछ मंथन करने की बीजेपी को भी ज़रूरत है, और कांग्रेस के लिए तो खुशी की बात है ही। बिल्कुल। क्या हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं क्या कि जो दल बदल की राजनीति, क्योंकि ये भी एक ना व्यक्ति की छवि को दांव पर लगा देती है। हम बड़े नेता से शुरू करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी पर आ गए थे, तो क्या यही एक कारण था कि मुरैना के जो परिणाम अभी चल रहे हैं, उनसे हम ऐसा समझा जा सकता है कि शायद कश्मकश हो गई जनता में कि हमारा खुद का नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो यानी उसे हमारी चिंता ही नहीं। पुराने समय से देखा जाए अगर इसे क्रांति, जब माधवराव सिंधिया थे उस समय भी बीजेपी का ही महापौर होता था। माधवराव सिंधिया भी महापौर कांग्रेस का नहीं बनवा पाए थे, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे तब भी कांग्रेस का भी महापौर ग्वालियर में नहीं बन पाया। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस जो के कई बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं कि महल की राजनीति से या महल के दामन से कांग्रेस मुक्त हुई है, तो उसे लेकर के अब ये है कि अब पहली बार कहा जा रहा है कि 57 साल बाद कांग्रेस का महापौर ग्वालियर में बना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह का उलट-फेर ये वहाँ के नेताओं के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। ग्वालियर चंबल संभाग के जितने बड़े नेता हैं उनके लिए भी ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ग्वालियर उनके हाथ से निकल गया। मुरैना के लिए सबने दमखम लगा दिया था, और ये कहा जाता रहा कि बीजेपी जो है बड़े बड़े नेताओं को लेकर के ग्वालियर चंबल संभाग में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा इस बात का रहा। लेकिन एक बात और याद आती है कि जब जेपी नड्डा जी भोपाल आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, तो उन्होंने ये एक बात कही थी कि हम जोखिम जरूर लेंगे, हम प्रयोग जरूर करेंगे, भले ही हम हारे। तो एक ये उनका एक जो संदेश था, तो उनको कुछ ना कुछ अंदेशा इस बात का रहा होगा कि तभी उन्होंने ये बात कही कि हम जोखिम लेंगे। कोई किस तरह का प्रयोग था? प्रयोग की जब बात की जाए तो चाहे वो राजनीतिक सियासी प्रयोग हो या कोई वैज्ञानिक प्रयोग हो, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है, तो वो दोनों ही चीज़ें निकल आती हैं। तो इस बार हो सकता है कि ये प्रयोग उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद अब रणनीति उनकी कुछ और बनेगी, ये बिल्कुल। अब हमारे साथ अगर बीजेपी के प्रवक्ता अभी जुड़ेंगे तो हम उनसे ये चर्चा जरूर करेंगे कि नड्डा साहब का जो ये प्रयोग था वो किस तरह से अब उसको देख पा रहे हैं, किस तरह से उसको अब मंथन करेंगे। बिल्कुल, यानी मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि उलटफेर की शुरुआत भले ही सिंधिया ने की थी, लेकिन
उलटफेर उन्हीं के क्षेत्र में हो गया। एक और चीज, भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संगीता जी, मुझे लगता है भारती जी को भी हम शामिल कर लेते हैं बातचीत में। जीएस भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती जी, क्या लगता है आपको कि जो हम सुनते चले आ रहे थे और अब जनता भी शायद मानने लग गई कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा अब वही राजा बनेगा? बिल्कुल क्रांति जी, देखिए अभी जो परिणाम आ रहे हैं ना, उसमें कई परिणाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। यदि हम बात मुरैना की करें तो नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ कहा जाने वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पे भी बीजेपी जो है वहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा वहाँ पे। यदि हम रायसेन की बात करते हैं, रायसेन का जो वार्ड है जिसमें अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी, उनके वार्ड में तक भी उनका जादू नहीं चल पाया। वहाँ पे कांग्रेस जो है वहाँ पे जीत हासिल कर ली है। तो मुझे लगता है क्रांति जी कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय जनता है, वहाँ के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनसे जनता जो है या तो सीधे संपर्क में नहीं है, या कहीं ना कहीं फिर उनसे नाराज है, या फिर जो कद्दावर नेता है उनका जादू जो है ना मतदाताओं पर नहीं चल पाया। उसी के परिणाम जो है ना कई क्षेत्रों में ऐसे हैं जो कि बड़े ही अलग ही नजर आ रहे हैं, जो कि किसी ने उसकी परिणामों की उम्मीद भी नहीं की है। क्रांति जी जी, तो ये समझ में आ रहा है क्रांति की जनता का मूड किस तरफ जाएगा, सियासी समीकरण यही तय करते हैं कि वो रुझान आते रहे भले, लेकिन जब परिणाम आता है तब समझ में आता है कि जनता ने किसको पसंद किया और किसको नापसंद किया। तो इस चुनाव में देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों पर होता है नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत से लेकर के नगर निगम तक के हों, लेकिन इसमें स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहे, क्योंकि कुछ घटनाएं इस तरह की बीच में हुई कि लोगों का मन बदला, और बदलाव की बयार इस चुनाव में निश्चित रूप से देखी गई है। कुछ घटनाएं ऐसी हो गई वाकई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या इसी दौरान ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या बदलाव अगर आता या वो किसी और तरफ सोचते तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन ये बात है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो होना ही था। तो ये वाली बात मुझे लगता है अब लोगों के साथ ये मूल मंत्र काम नहीं कर पाएगा। अब उनको पता है कि जहां गणित बिगड़ा हम समीकरण बिगाड़ देंगे। खरगोन की बात अगर हम करें तो वहाँ पर भी एमआईएम की 3 सीटें इस बार मिली हैं। खरगोन बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहा, बहुत बड़ा दंगा हुआ था, हम लोग हमारे प्रदेशवासियों ने उसको बहुत झेला, लेकिन एआईएमआईएम की 3 सीटें वहाँ से मिली हैं। ये भी सोचा जा सकता है कि ये क्या बदलाव आया, और ये वही इलाके हैं जहाँ पर दंगा हुआ था। तो इस चीज़ को मध्य प्रदेश के नेताओं को समझना होगा, बीजेपी को ये समझना होगा कि वो एरिया अगर सेंसिटिव है तो वहाँ से ओवैसी ने अगर उतारे हैं अपने प्रत्याशी, तो इसका मतलब उनको वहाँ से बिल्कुल पूरी उम्मीद थी कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे, और वो भी पहली बार आए। निकाय चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं, यहाँ से एंट्री की जाती है जो दूसरा दल होता है, क्योंकि हमेशा से मध्य प्रदेश में 2 ही दल रहे, कांग्रेस और बीजेपी। सपा और बसपा बीच में आए लेकिन वो चले गए। जैसे सपा और आए थे उसी तरह से अब ओवैसी की पार्टी और आप पार्टी आई। आप पार्टी को भी अच्छी एंट्री मिली है, उनकी तो महापौर ही बन गई है। तो ये जो बदलाव की बयार देखने को मिल रही है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस जो उतना मंथन उस पर नहीं करेंगी, लेकिन करना जरूर चाहिए कि ये एक नया समीकरण मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। क्योंकि बीजेपी को लगता था कि हमारे जो बूथ के जो कार्यकर्ता है वो पूरा मजबूती से पकड़े हुए हैं, मेरा बूथ में सबसे मजबूत वाली जो बात है बीजेपी की रहती है। और कांग्रेस में कमलनाथ जी ने तो बोला ही था कि हम निकाय चुनाव में दखल नहीं देंगे, ये बात उनकी थी। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो थे उनके निराश हुए थे उनकी इस बात से। जब मुखिया से याद आ गया, बताते हैं, जैसा कि पता ही चल गया होगा दर्शकों को, सीएम साहब ने बधाई दे दी है। इतनी मतलब बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दे दी, जनता का भी आभार मान लिया, जो कि स्वाभाविक भी है। और इसी के साथ भारती जी से पूछ लेती हूँ एक और चीज। भारती जी, क्या लगता है आपको, ये जो दोनों ही पार्टियां, मुझे लगता है संगीता जी आप भी शायद सहमत होंगी इस बात से, दोनों ही पार्टियां एक वाक्य कहती नजर आ रही थी मतदान के वक्त से, प्रचार के वक्त से, यहाँ तक कि मतगणना के समय में भी, कि हमारी तो एक तरफा जीत होनी है। क्या लगता है भारती जी, ये तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, किसकी एक तरफा जीत? आधा आधा बांट लेते हैं टाइप जैसी बात हो गई। क्रांति जी, हम बात करते हैं तो दोनों बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अदर जो भी प्रत्याशी रहे हैं,
उन्होंने अपनी सारी ताकत जो है प्रचार में झोंक दी थी। और अब उसके परिणाम जो है, क्योंकि जनता को कितने लुभा पाए हैं, कितना नहीं लुभा पाए, अपनी बातों को कितनी गहराई से कह पाए हैं, तो उसके परिणाम जो है आज देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे बीजेपी आगे निकल रही है, कहीं पे कांग्रेस आगे निकल रही है। यदि ओवरऑल यदि हम बात करते हैं नगर निगम में, तो 15 जो सीटें थी बीजेपी की, जो भी तो उसमें उनकी सीटें कम होती जा रही हैं। तो इसका पूरा खामियाजा जो है ना कहीं बीजेपी को इसमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जो सीटें उसके हाथ से गई है उसमें मंथन करने की आवश्यकता है, कहाँ पे कमियां रह गई और कहाँ जो कमियों में जो महत्वपूर्ण कमी रही, मुझे ये लगता है उसमें देखने को कि बीजेपी में जैसे कांग्रेस से सिंधिया जी शामिल हुए थे, तो जो मतदाता हैं, मतदाताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं उनकी जो आपसी कला है, तो कला है जो सामने आज देखने को मिल पा रही है। तो क्रांति जी, ये जो परिणाम आए, परिणाम साफ तौर पर जनता ने जिस भी पार्टी के जिस प्रत्याशी के प्रति अपनी छवि बनाई है, वो छवि यहाँ पे उसको साफ तौर देखने को मिल रही है। क्योंकि जो भी ये मतदान हुआ है, इसमें पार्षदों की यदि हम बात करते तो जो लोकल के होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, जो जनता के बीच में होते हैं, तो उनको जनता ने कई बार यहाँ पे सपोर्ट करते भी दिखे हैं। अपना जो मतदान है वो भी देखने को यहाँ पे परिणामों के माध्यम से दिख रहे हैं। क्रांति जी, परिणाम बता रहे हैं दरअसल क्या सही सोचा गया था और कहाँ सोचने की अब दोबारा जरूरत है। तो क्या कहा जाए, किसके लिए स्थिति विचारणीय बन सकती, दयनीय नहीं बोलूंगी। अभी हम बातचीत जब कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि आधा आधा बांट लिया जाए। वो बांट लिया नहीं जाए, बट गया। दो चीज सीटें बीजेपी कांग्रेस को पहुंच गई और निर्दलीय को एक मिल गई, तो वो आधा आधा लगभग बट गया। क्योंकि मेरे पास जो डेट आई है मैं बता देती हूँ कि कटनी से जो मैं आपको रोक दूं बीच में, क्योंकि एक दर्शकों के लिए अपडेट है। और अपडेट ये है कि अब हमारे साथ संगीता जी और भारती जी, आप भी सुन लीजिए, जुड़ने वाले हैं विजयी प्रत्याशी कांग्रेस के अजय मिश्रा जी, जिनके बारे में हमने जिक्र किया था कि पूरे क्षेत्र में उन्हें बाबा के नाम से ख्याति प्राप्त है। उन्हें किसी को बोले कहाँ जाना है तो बाबा जी के यहाँ जाना है, और अब तो उन्होंने वो सील लगवा दी है नाम पर विजेता के रूप में। अजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत सत्य सर, और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। अजय जी, आवाज पहुंची आप तक मेरी? अजय जी, इस विजय की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो जी अजय जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही मैडम। अब मैं आपको अजय जी बोलूं या विजय अजय जी बोलूं, ये हम तय कर लेते, क्योंकि तो जनता ने आपको घोषित कर दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं खबर भारत परिवार की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना, एक सामान्य सवाल से शुरू करते हैं, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है अजय जी विजेता घोषित होने के बाद? देखिए, ये रीवा की जनता की जीत थी। मैं एक सेवक था और मैंने 15 साल संघर्ष किया इनके लिए, और ये रीवा की जनता ने पूरा जनमत संग्रह दिया। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों ने पूरा सहयोग किया, और ये जो जीत है, ये ऐतिहासिक जीत रीवा की जनता ने दिलाई। बिल्कुल अजय जी, बहुत बधाई आपको। मैं ये समझना चाहूंगी कि बड़ी जीत आपको मिली है, लेकिन बड़ा इलाका जेपी का था। ये राजेंद्र शुक्ला जी वहाँ के विकास पुरुष माने जाते हैं, और उनके सानिध्य में आकर के सारे भी बीजेपी के जितने ही कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने अपने आप को बड़ा ऊंचा उठाया और बीजेपी को एक मजबूत जमीन दी वहाँ पर। और ऐसी मजबूत जमीन से उनके प्रत्याशी को उखाड़ फेंकना आपके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान रहा? देखिए, ये फर्जी विकास था। जो विकास था ये फर्जी था, ये ठेकेदारी थी। उन्होंने विकास नहीं, विनाश किया, और विनाश का ये परिणाम था कि रीवा का जो विकास होना चाहिए वो मोहल्लों में होना चाहिए, गलियों में होना चाहिए। रीवा में शुद्ध पीने को पानी नहीं मिला लोगों को। बरसात के घर पानी भर जाता, उसकी जल निकासी नहीं हुई। सारी सीवर के नाम पे सारी सड़कें तोड़ दी गई। तो ये जो विकास था ये विनाश के रूप में था, इसलिए जनता ने नकार दिया
और राजेंद्र शुक्ला जी विकास पुरुष के नाम से जरूर प्रसिद्ध थे, और उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ठेकेदारी की। बिल्कुल विकास आपके जी, हाँ जी अजय जी आपसे ये समझना चाहूंगी, चलिए आपने बहुत सारे आरोप लगाए पूर्व महापौर पर, लेकिन अब आपका क्या एजेंडा है? रीवा के आप महापौर बन चुके हैं, अब देखिए आपको देखिए आपको आपके साथ अब क्या क्या विकास देना चाहेंगे? रीवा की जनता को आपको भरपूर वोटों से आपको जिताया है। देखिए रीवा हमारा एक संकल्प पत्र बना है, हम उसके लिए दृढ़ संकल्प हैं कि उस संकल्प पत्र पे जो हमने लिखा है कि हम मेयर हेल्पलाइन चालू करेंगे, 400 स्क्वायर फीट के लोगों को आवास की सुविधा के में उनके नक्शे में जो उनको भवन अनुज्ञा में दिक्कतें होती हैं उसको सुधारेंगे, जो आपके पानी है वो पानी की व्यवस्था अच्छी करेंगे, लोगों को पीने के लिए साफ शुद्ध पानी मिले, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, ये सारी व्यवस्थाएं, सड़कें अच्छी हों, स्ट्रीट लाइट है, वो सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने 23 साल में नहीं किया। अजय जी आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंच रहे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बीजेपी की जी। सरकार के साथ महापौर को तालमेल बैठाना होता है, मतलब जी। अपने अपने क्षेत्र में तालमेल बैठाना होता है। आपकी वो जो रणनीति या जो तैयारी आपकी होगी वो बीजेपी सरकार के साथ तालमेल बैठा कर की जाएगी। क्या लगता है जी। आपको तालमेल बैठ पाएगा दो पार्टियों के बीच में? देखिए तालमेल की कोई बात ही नहीं है, हमको काम करना है, तालमेल बैठाने वाली बात ही यहाँ पर नहीं है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम तो जनता को लेकर सड़क में बैठ जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे कार्यों को रुकावट लाया तो हम तो जनता को लेकर सड़क में बैठ जाएंगे, हम तो जनता से ही निकल के आए हैं, हमारे साथ जनता है, और अपनी शहर सरकार होती है, उसका अपना बजट होता है, अपने उसके स्रोत होते हैं, हम उन स्रोतों से पैसा निकाल के और रीवा का विकास करेंगे। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। खबर भारत परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और रीवा की जनता जो है अब उम्मीद जरूर रहेगी आपसे कि कुछ अच्छा रोक कीजिए। देती हूँ, बिल्कुल नहीं जाने देंगे हम उनको, हमें थोड़ी सी बातचीत और करनी है अजय जी आपसे। परिषद की जानकारी दीजिए, वहाँ क्या स्थिति चल रही है? आपने तो जंग जीत ली पर बाकी के क्षेत्र अभी भी बाकी है। कहाँ की मैडम, कहाँ की बात कर रही हैं आप? बाकी जगहों की बात करें, खासतौर से रीवा में हमारी परिषद भी बन रही है, हमारे अधिक से अधिक पार्षद जीत रहे हैं जी, ऐसी हमारी रहेगी, और हम लोग भारी बहुमत से इस बार चुनाव जीते हैं, तो कोशिश करेंगे कि रीवा की जनता के लिए हम पूरा समर्पण हमारा रहे, हमारे पार्षदों का रहे। जी मैं चाहूंगी भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती जी कोई मुख्य सवाल मैं चाहूंगी कि आप अजय जी से जरूर रखें। बिल्कुल क्रांति, जैसे कि अभी अब जो प्रत्याशी जीते हैं अजय मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि वहाँ पे नाली की प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, सड़कों की प्रॉब्लम थी और तमाम तरह की उन्होंने समस्याएं बताई। अब उनका साफ तौर पर यह भी कहना है, जो कि मैंने अभी सुना है, कि जो बीजेपी ने काम नहीं किए हैं वो काम सारे करेंगे, उनका मुख्य एजेंडा यही रहेगा। तो इसके अलावा आपने क्या जनता के लिए अलग से कुछ सोचा? क्योंकि ये तो अपने समस्याएं बता दी जो बीजेपी की कार्यकाल में रही। हमने जनता के लिए मेयर हेल्पलाइन चालू किया, करने की बात करी अपने संकल्प पत्र में। हम उनको 400 स्क्वायर फीट के भवन में जो अनुज्ञा में दिक्कतें होती उस पर छूट देने की बात की है। हमने उनको अच्छे पार्क बनाकर देने की बात की है। हम कपल वृक्ष योजना के तहत शहर में वृक्षारोपण करेंगे जिससे पर्यावरण शुद्ध हो है, और अपन पानी की ऑडिट कराएंगे कि पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये बहुत से हमारे संकल्प पत्र में मुद्दे हैं जो हम अपनी जनता के लिए ले आए हैं, और उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अजय मिश्रा जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि मुख्य रूप से आपने देखा कई जो शहर हैं, शहरों में सबसे ज़्यादा जो अव्यवस्था होती है वो ट्रैफिक की होती है और कहीं ना कहीं अतिक्रमण की होती है। जो ठेले वाले होते हैं सड़कों पर या तो सब्जी लगा लेते हैं या कई तरह के ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो क्या आपने ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करने का प्लान किया जिससे कि सड़कें भी खाली हो जाएं और जो छोटे दुकानदार होते हैं वो भी व्यवस्थित रहे, अपना घर का जो राशन या फिर वो सारी व्यवस्थाएं करा सके? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीवा के दुकानदारों से, रीवा के लोगों से मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था भी कराएंगे और जो दिक्कतें हो रही वो भी कराएंगे।
सारा ऐसा इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे कि लोगों को तकलीफ भी नहीं होगी और काम भी होंगे। आप अपनी विजय को, अपनी जीत को साझा कर सकते हैं मुरैना के साथ। एक अपडेट संगीता जी, भारती जी, कि मुरैना में भी कांग्रेस की विजय हुई है। बिल्कुल, तो रीवा और मुरैना जिसका हम लोगों ने पहले से ही जिक्र किया था, और रुझान जो सुबह से आ रहे थे उसमें भी साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये नतीजों में तब्दील हो सकती है। और वहाँ की जनता ने भी जिस तरह से बातचीत करने में बताया था कि उनका जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इस समय मुरैना और रीवा दोनों जगह कांग्रेस का कब्जा हो गया है। बीजेपी के हाथ से ये दोनों महापौर के पद जा चुके हैं। अजय जी से भी पूछ लेते हैं। संगीता जी, कैसा लग रहा है? अजय जी, एक तरफ आपकी जीत के बारे में बात कर रहे थे, उसी के समानांतर एक और जीत की घोषणा कर दी। हेलो जी अजय जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही आ रही। अजय जी, मुरैना का भी जिक्र कर लिया हमने, मुरैना की भी घोषणा कर दी, अपडेट कर दिया हमने दर्शकों को भी। बिल्कुल बिल्कुल, मुरैना भी जीते हैं, भारी बहुमत से हम लोग जीते हैं मुरैना को हैं। और ये जीत हमारी जो है, ये कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के टिकट वितरण की जीत है। एक बात मुझे लगता है संगीता जी इनसे कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले वाले चुनाव में, अजय जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ जी, पिछली बार ये बात हुई थी और एक वाक्य बहुत चर्चा का विषय रहा, वो ये था हेलीकॉप्टर। कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर खड़ा रहा था, उन्होंने कहा था जरा सी भी गलती हुई तो मेरा हेलीकॉप्टर तैयार है। इस बार ऐसी कुछ रीवा में भी हेलीकॉप्टर आने की स्थिति थी, पर कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर के भय से जो गणना उन्होंने चौथे राउंड के बाद रोक रखी थी, उसको उन्होंने तत्काल किया। तो भय तो था, भय तो था। आवाज कट रही है, यहाँ भीड़ बहुत है, हल्ला बहुत है। जी बिल्कुल, तो इस प्रशासन की तरफ से ये अच्छी व्यवस्था कही जाएगी, पुख्ता प्रबंध किए सुरक्षा के मतगणना स्थल पर भी, और कमलनाथ जी के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया। तो ये एक अच्छी बात है कि पिछले बार की तरह इस बार भी अभी जितना समय हुआ है उनका हेलीकॉप्टर अभी उड़ने का मौका प्रशासन ने नहीं दिया है। तो एक और चीज अच्छी मुझे लगता है देखने को मिली है कि जिस शांतिपूर्वक मतदान की बात की जा रही थी, शांतिपूर्वक मतगणना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शांतिपूर्ण मतगणना शांतिपूर्वक हो रही है। भले ही छुटपुट घटनाएं मतदान के दौरान सुनने को मिली थी, मुरैना से भी एक दो घटनाएं ऐसी आई थी, छुटपुट थी, लेकिन संभाल लिया गया था। तो मध्य प्रदेश की जनता भी शांति का टापू कहा जाता है जिस तरह से, तो उन्होंने प्रशासन की बात को रखा और नहीं चाहते मध्य प्रदेश की जनता की यहाँ पर कोई दंगा फसाद हो और शांतिपूर्वक हो जाए। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। खबर भारत की पूरे परिवार, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि मुरैना और रीवा दोनों ही सीटें महापौर की कांग्रेस के कब्जे में पहुंच गई हैं। और अब रतलाम की बात कर ली जाए अगर, तो रतलाम जो है सोना, सेव और साड़ी तीनों के लिए जाना जाता है। लेकिन बात की जाए कि पिछले दिनों कुछ घोटाले भी वहाँ हुए। सबसे बड़ा जो घोटाला था वो पेंशन घोटाला था, आवास घोटाला था। इसको लेकर के जनता काफ़ी नाराज़ दिखी, पर नाराज़ जनता ने भी बीजेपी को जिता दिया। तो ये माना जा सकता है क्रांति कि जनता भले ही नाराज थी, लेकिन उन्होंने नाराजगी जरूर दिखाई, पर विश्वास बीजेपी पर दिखाया उन्होंने। तो वो एक घर की बात जैसे हो जाती ना, घर में हमारे बड़े लोगों से हम रूठ जाते हैं और फिर हमें मना लिया जाता है। भारती जी से भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल, भारती जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि रतलाम में भी बीजेपी की सीट पहुंच चुकी है और रतलाम में काफ़ी घोटाले जो सामने आए थे, हम सब लोगों को ही पता है, बड़ा घोटाला जो पेंशन घोटाला और आवास घोटाला था, बावजूद उसके बीजेपी का कब्जा हुआ है वहाँ पर। तो क्या बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने जनता को मना के रखा, पहुँच करके उस घोटाले को लेकर के कोई शिकायत जो भी थी उसको मना लिया गया होगा? भारती जी, थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, जितेंद्र परिहार, और मुझे लगता है वो प्रतिक्रियाएं हम जान लेते हैं। और जो बात अभी आपने कही थी वो मुझे लगता है संवाददाता, क्योंकि वो जनता के बीच में है इस वक्त। जितेंद्र, आप सुन रहे हैं मुझे? जितेंद्र, आवाज पहुंची? हेलो जितेंद्र
साथ जुड़ चुके हैं और मैं चाहूंगी कि एक प्रमुख सवाल उनसे जरूर रख लिया जाए। जितेंद्र, हमारी बातचीत में एक बात समझ में आई, अभी संगीता जी थोड़ी देर पहले जो बात कह रही थी कि वाकई नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी बहुत हद तक नहीं चल पाई। तो एक सवाल जरूर, क्योंकि जनता के बीच में आप इस वक्त हैं, तो नाराज जरूर हो सकती है जनता, लेकिन नादान नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जनता के भी फंडे क्लियर हैं कि विकास शायद बीजेपी के साथ ही है, सबका साथ सबका विकास, वो जो बार बार कहते चले आ रहे हैं, तो जनता ने आत्मसात कर लिया है इसे। क्या प्रतिक्रिया है? जी क्रांति जी, जी क्रांति जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंडेट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकास के जो वादे किए गए वो पूरे जमीन पर दिखाई नहीं दिए, उसके परिणाम है। और नाराजगी एक दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। और कल ग्वालियर के जिला अध्यक्ष ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हाँ, प्रशासन ने पूरे तरीके से काम नहीं किए, इसलिए हम असफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जाती है कि हाँ, प्रशासन ने जो शासन द्वारा जो दावे किए गए, प्रशासन ने उनको पूरी तरीके से काम नहीं किया। यही तो इसी चीज को देखते हुए चाहे रीवा हो चाहे मुरैना हो, ये परिणाम देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संभाग प्रमुख जुड़े हैं, संगीता जी। बिल्कुल श्रीकांति जी, जी बिल्कुल, मैं ये समझना चाहूंगी कि फील्ड पर जब उतरते हैं तो जब जनता की नाराजगी जब सामने निकल कर आती है तो नाराजगी एक तरफ रह जाती है और वो वोट में तब्दील हो जाती है। ऐसा कुछ वाकया आपके समझ में आया कहीं कि जनता नाराज भी हो और वोट उनको बीजेपी को ही देना हो? ऐसा कोई वाकया आपके सामने आया? जी प्लीज, जितेंद्र, आवाज आ रही जी है हमारी? आप प्रश्न फिर से दोहराएं प्लीज। जी बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे बीजेपी को भी 2 सीटें मिली, कांग्रेस को भी 2 सीटें मिले, और जो कटनी में बागी प्रत्याशी बीजेपी की ही थी, उनको ही निर्दलीय रूप में जीत मिली है। जब आप फील्ड पर उतरते हैं तो नाराज जनता शिकायत करती है, प्रशासन से शिकायत करती है, शासन से शिकायत करती है, लेकिन फिर वो वोट भी प्रशासन के कारनामों को दरकिनार करते हुए अपने पक्ष में ही दे देती है। तो ये जो बात है, वो कहीं आपको कोई ऐसा वाकया नजर आया कि हम नाराज भले ही हैं लेकिन वोट हम बीजेपी को ही देंगे? जी जी, देखिए जो बात आई कि हाँ, नाराज हैं, वोट बीजेपी को देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा इस बार ये चीज देखने को नहीं मिली। ये चीज इस बार व्यक्ति साइलेंट रहा और साइलेंट होकर के उसने अपना काम किया। हाँ, पब्लिक में ये चीज जरूर आ रही थी कि कांग्रेस को समर्थन मिल सकता है, क्योंकि भाजपा से नाराजगी है लोगों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जितेंद्र परिहार जुड़े हुए थे। तो क्रांति, बात फिर वहीं आ जाती है। हमारा एक सवाल हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, उनके पास रह गया था। भारती जी, आपसे सवाल हमारा रतलाम को लेकर के ही था कि आवास घोटाला और पेंशन घोटाले को लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी, लेकिन जनता ने फिर बीजेपी को वोट दिया, नाराज़गी दरकिनार करते हुए फिर बीजेपी को चुना है। बात करें घोटाले की या फिर अन्य जो समस्याओं की, लेकिन बीजेपी ने जो है ना जनता के बीच में घर घर जाके एक जो मतदाता होता है उससे मिल कर के और जो भी उनकी समस्याएं रही, समस्याओं के साथ में उनके समाधान की भी बात कही। तो ओवरऑल यदि हम देखा जाए तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में जादू चल गया और उसी जादू के नतीजे भी हमको देखने को मिल गए। ये बात अलग है कि वहाँ पे घोटाले हुए या फिर कई तरह की समस्याएं रही, वो जनता सारी भूल गई है, क्योंकि बीजेपी के लोग जो हैं जनता के बीच में जाकर और उनकी बातों को सुनते हुए कहीं ना कहीं जनता को संतुष्ट कर पाए हैं। चलिए, तो आज दूसरे चरण की मतदान की काउंटिंग चल रही है और रुझान भी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। कई जगह तो नतीजे भी आ चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस के सोच के हिसाब से एकदम उलटफेर नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ अपडेट है, मुझे लगता है मैं दर्शकों को दे देती हूँ। एक तो रीवा से, चूंकि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, तो कांग्रेस के अजय मिश्रा, जिनसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, खबर भारत से वो जुड़े हुए थे, उन्होंने बीजेपी के प्रबोध व्यास को हराया है। अब एक बार फिर से आपको अपडेट कर देते हैं 5 नगर निगम की, जिसमें से रतलाम से शुरू करते हैं। रतलाम भाजपा प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के मयंक जाट को 8,591 वोट से हराया। चलते हैं आगे मुरैना की तरफ। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने भाजपा की मीना जाटव को
को तकरीबन अगर देखा जाए कि 12,000 से भी ज्यादा, और एक्यूरेट अगर बताऊं तो 12,874 वोटों से हराया। देवास की बात कर लेते हैं, भाजपा की गीता अग्रवाल, जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शायद कसम खाई होगी कि मैं जनता के मुद्दों को सॉल्व कर दूंगी, समस्याओं का समाधान करूंगी, तो उन्होंने इसी जनता ने उनके शायद इस प्रचार प्रसार को का सहमत हुई उनके इस मुद्दों पर समाधान को लेकर, तो कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को उन्होंने हराया और करीब 47,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। बहुत बड़ी संख्या है। कटनी निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति की बात करेंगे, उन्होंने भाजपा की ज्योति दीक्षित और कांग्रेस की श्रेया खंडेलवाल को 5,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तो कहीं निर्दलीय का दबदबा रहा। कटनी की हम बात करें, दीक्षित के लिए मैं बताऊं, पूरा दमखम लगा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि प्रीति सूरी जो है वो बीजेपी की ही बागी नेता हैं और वो निर्दलीय, उनको टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय लड़ी। हालांकि बड़े नेता आते हैं वहाँ से, संजय पाठक बीजेपी के, उन्होंने भी पूरी दमखम लगा दी ज्योति दीक्षित को। और एक जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए थे तो ज्योति दीक्षित काफ़ी आगे चल रही थी, पर ये नहीं पता था कि इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा कि प्रीति सूरी निर्दलीय जीत जाएंगी। बिल्कुल से। तो मुझे लगता है भारती जी से भी ये सवाल मैं कर लेती हूँ और भारती जी को भी हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं इस वाक्य के साथ। भारती जी, क्या लगता है, मतलब जो नाराजगी सामने आई थी उम्मीदवारों की कि मुझे टिकट दिया, इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, तो ये टिकट की जो नाराजगी थी वो कहीं दूसरे क्षेत्र में, यानी दल को बदलने में शायद ये कुछ हद तक कह सकते हैं दल बदला, निर्दलीय इसका एक उदाहरण है जीत का। तो ये जीत का कारण शायद सही समय पर सही फैसला लेना तो नहीं कह सकते। बिल्कुल क्रांति जी, यदि हम बात करते हैं कटनी की, तो कटनी में जो प्रत्याशी जीत कर अभी आ रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में थी। बीजेपी से उसने फिर निर्दलीय उसने अपना उसमें उसके महापौर के लिए आवेदन किया और वो कहीं ना कहीं उसमें जनता ने उनको सहयोग भी किया। तो यहाँ पे क्रांति जी बात ये निकल कर आ रही है कि प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी जनता के बीच का यदि है और जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनता है और उनकी जनता से अच्छी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग होती है, तो उसके परिणाम यहाँ पे देखने को मिल पाते हैं। यदि जो प्रत्याशी बीजेपी में है, बीजेपी में उसके तालमेल नहीं बैठ पाया है या टिकट को लेके मतभेद हो गए, तो प्रत्याशी की यदि क्वालिटी है तो यहाँ पे कटनी में साफ तौर पर देखने को भी इस तरह से मिल सकती है। क्रांति जी, संगीता जी, क्या लगता है आपको, जो नए चेहरे होते हैं वो पुरानी छवि वाले चेहरे जिन्होंने पहले से ही जनता के दिलों में राज कर रखा है, कुछ ऐसे भी उदाहरण सामने आए थे कि क्या इनको जनता स्वीकार करेगी? तो जनता को समझ में आ गया कि जो सफल होना अलग बात है, सफलता बरकरार रखना अलग बात है, और उस सफलता को पचा पाना, ये तीसरी एक नई कड़ी निकल कर आई। एक बात जरूर कहूँगी क्रांति कि जनता बहुत स्मार्ट हो गई है। अब वो नए और पुराने चेहरे की बात नहीं करती है, वो काम देखती है। बहुत पहले ऐसा होता था कि जो पारंपरिक सीट बन चुकी थी, लेकिन अब जो है, अब ऐसा नहीं है कि सीट पारंपरिक हो गई, उस सीट पर जो काम करेगा वही राज करेगा। तो जो जनता का काम करेगा वही जनता पे राज करेगा, ये वाली स्थिति बन गई है। क्योंकि जनता जागरूक बहुत हो गई है, उसे काम चाहिए, उसने अपना अमूल्य मत दिया है तो इसलिए कि उसका काम होना चाहिए। और जहाँ जनता रहती है, ये निकाय चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और जहाँ जनता रहती है, बिजली, पानी, सड़क, मेन मुद्दा तो यही होता है। इन सब चीज़ों की व्यवस्था अगर उनका महापौर या उनका पार्षद नहीं करा पा रहा तो निश्चित रूप से अगली बार वो बदल देंगे। 5 साल के लिए वो आते हैं, अगर वो 5 साल के में अच्छा काम कर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको फिर आगे मौका देगी। लेकिन अगर वो काम नहीं करती तो जनता फिर उसको सिरे से नकार देती है। तो ये चीज़ जो है, अब ऐसा नहीं है, राजनीति के जो धुरंधर हैं वो भी समझ रहे हैं। तो काम करना प्रत्याशियों के लिए, जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो ये सोच कर के ही उनको, उनका पूरा बैकग्राउंड ये देख कर के ही टिकट मिलता है उनको कि इन्होंने काम कितना किया। लेकिन उसमें भी उलटफेर हो जाता है, जैसे अब गुटबाजी हो जाती है। चाहे वो कांग्रेस में पहले बहुत आरोप लगते रहे कि सिंधिया का गुट अलग है, दिग्विजय सिंह का गुट अलग है, कमलनाथ जी का गुट अलग है, तो गुटबाजी बहुत ज़्यादा थी उस वजह। वो अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि उस गुटबाजी से हम मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, अभी भी गुट उसमें है। तो अब कांग्रेस ये आरोप बीजेपी पे लगाने लगी कि वो गुटबाजी वहाँ पे भी शुरू हो गई है। तो टिकट को लेकर के कई बार यहाँ पर भी एक मत नहीं हो पाए। और उसका सबसे बड़ा जो मुरैना के जो महापौर की सीट थी, उसको लेकर के भी यही था कि मीना जाटव जी को जब टिकट दिया गया था तो
वहीं के कार्यकर्ता ही नाराज थे। मुरैना के कार्यकर्ता जो थे वो नाराज थे इस बात से कि मीना जाटव को क्यों टिकट दिया गया। वहीं जो उनकी प्रतिद्वंदी थी वो सोलंकी घरा पूर्व विधायक कांग्रेस के थे, उनके बहुत हैं वो, तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनकी, तो उस वजह से उनको एक साफ सुथरा चेहरा है, साफ सुथरी राजनीति उन्होंने की, तो उसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिला। और मुरैना की जो सीट है महापौर की वो सोलंकी के खाते में पहुंच गई और जाटव को नहीं मिल पाई वो सीट। तो ये वाकई सोचना होगा अब इस चीज़ों। और मुझे लगता बहुत स्मार्ट है। जी बिल्कुल। ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं, एक्सक्लूसिव है, सुन लीजिए ध्यान से कि कांग्रेस कार्यालय में जीत का जश्न, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले कांग्रेस के विजेताओं से बात कर रहे थे, तो कांग्रेस कार्यालय में जीत का जश्न होगा। आपको बता दें 5:30 बजे, जैसे ही घड़ी में 5:30 बजेंगे, पूर्व सीएम कमलनाथ उसमें शामिल होने वाले हैं, जो जीत का जश्न मनाया जाना है। और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की जीत का जश्न 6 बजे पत्रकारों से चर्चा भी होगी। तो और बहुत सारी चीज़ें, कुछ अपडेट और बाकी हैं, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर बात निकल कर आया है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर आई थी हमारी बातचीत में, वो ये निकल कर आई कि जनता की समझदारी की हम बात कर रहे थे संगीता जी। तो जो जनता भरी बारिश में किसी भी स्थिति में मतदान केंद्र तक पहुंच रही थी, भरी बारिश में कतार में खड़ी हुई थी, छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं कतार में खड़ी थी, युवा अपने काम धाम को छोड़कर वहां, प्रथम वोटर की मैं बात कर रही हूँ, भले ही पर्ची नहीं पहुंची थी उनके घर में, फिर भी वो उस कतार में खड़े हुए थे वोट डालने के लिए। वो जनता अब मांग भी करेगी, वो जनता विरोध भी करेगी, वो जनता विद्रोह भी करेगी। तो जो भी जीत का जश्न मनाएगा, जो भी विजेता जीत का जश्न मनाएगा, काम आगे करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम करेगा वही अपना नाम भी आगे तक लेकर जा पाएगा। क्या कहें? चलिए रुकेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबर भारत में लगातार हम मतगणना पर चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है ब्रेक पे हम जाएं उससे पहले भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीता जी। तो भारती जी अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमारे साथ बातचीत में जुड़ जाइए। बिल्कुल क्रांति, जैसे कि अभी आपने बताया कि 5:30 बजे कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा और उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल रहेंगे, कमलनाथ जी भी, और पत्रकारों से भी पत्रकार वार्ता करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जीत हुई है इसमें नगर निगम में जो सीट आई है, तो उसकी खुशी भी मनाएंगे। और कहीं ना कहीं जो जनता ने उनका सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है, तो जनता का भी आभार करेंगे। तो इसीलिए ये जश्न शायद मनाया जाएगा। चलिए आपको एक बार फिर से मुझे लगता है संगीता जी हम याद दिला देते हैं कि 5:30 बजे सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे उस जीत के जश्न में, जो जश्न मनाया जाएगा कांग्रेस कार्यालय में। 5:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आएंगे जीत के जश्न में शामिल होने। कांग्रेस को अब तक जहां जहां जीत मिली है उसका जश्न मनाया जाएगा। शाम को 6 बजे पत्रकारों से चर्चा भी होगी। पीसीसी कार्यालय में इस जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस वक्त की अपडेट हम आपको दे दें, एक बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि जीत का जश्न मनाया जाना है पीसीसी कार्यालय में, तो कांग्रेस कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जाएगा। 5:30 बजे पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल रहेंगे। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जो जीत अर्जित की है उस जीत का जश्न मनाया जाएगा और 6 बजे पत्रकारों से चर्चा होगी। अभी हम इस वक्त आपको तस्वीरें भी बता रहे हैं स्क्रीन पर। सभी ये मुझे लगता है संगीता जी जश्न का माहौल शुरू हो चुका है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। ये कांग्रेस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए जश्न का माहौल है। अलग अलग जगह पर कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है और अलग जगह पर बीजेपी ने भी जीत दर्ज की है, लेकिन बीजेपी के पास ये 5 सीटें थी, 5 महापौर के पद जो थे बीजेपी के पास थे, लेकिन अब वो 2 पद सिमटते दिख रहे हैं और 2 जगह कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, अपना कब्जा जमाया है महापौर के पद पर, रीवा नगर निगम पर और मुरैना। तो जीत का जश्न आज जरूर बनता है कांग्रेस के कार्यालय में भी और बीजेपी के कार्यालय में भी, लेकिन मंथन कहीं ना कहीं जरूर दोनों ही दलों को करना पड़ेगा, क्योंकि
इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा 2023 चुनाव का। तो तो आपको बता दें कि जिस तरह से 9 बजे से मतगणना शुरू हुई थी, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया, परिणाम सामने आते चले गए। कहीं बीजेपी को जीत मिलती चली गई तो कहीं कांग्रेस को जीत मिली। आपको बता दें कांग्रेस की विजय पर हम बात करेंगे तो 5:30 बजे, इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता ही रहे हैं, 5:30 बजे पीसीसी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होने वाले इस जीत के जश्न में। और फिलहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उस तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। और हमने जो अभी तस्वीरें दिखाई हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा ने हमें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी थी, जो अभी हम देख रहे थे जश्न मनाने वाले मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को। तो निश्चित रूप से आज जश्न का दिन भी है और शाम 6 बजे पत्रकारों से चर्चा होगी कमलनाथ जी की। और हम बताना चाहेंगे संगीता जी, हमारे साथ प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से, और हम उनसे चर्चा कर लेते हैं कि क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 3 के आसपास। अब मुझे लगता है कम समय बचा है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 5:30 बजे जश्न मनाया जाना है पीसीसी कार्यालय में। प्रदीप जी, क्या है वहाँ की हलचल? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से निकाय परिणाम आए हैं और कहीं ना कहीं दूसरे चरण के जो हमने देखा था कि दूसरे चरण से कांग्रेस को 2 सीटों का जो इजाफा मिला है, तो देखिए उसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो काफी खुश देखी जा रही है। देखिए, जहां प्रदेश के अंदर भी 16 नगरीय निकायों में जहां पर उनके पास एक भी महापौर नहीं थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं 5 महापौरों को मिलना वो उनके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम कर रहा है। यही तमाम जो चीजें हैं वो देखने में आ रही है। देखिए, कांग्रेस को जिस प्रकार से अप्रत्याशित जीतें मिली है, चाहे रीवा की बात हो, मुरैना की बात हो, ये तमाम जो जीतें हैं उसका जो जश्न है वो आज कांग्रेस कार्यालय में मनाते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए, इसी कड़ी में खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो शामिल होंगे। शाम 5 बजे जो है आतिशबाजी का दौर जो है वो देखने में आएगा कांग्रेस कार्यालय में, जिसके बाद 6 बजे जो है खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है सब पत्रकारों से चर्चा करेंगे और जीत का जो जश्न है उसको और दुगना किस प्रकार से किया जाएगा और आने वाले समय में जो 2023 में चुनाव होंगे उसमें किस प्रकार से आगे रणनीतियां रहेंगी, उस पर चर्चा जो है वो मीडिया से करेंगे। जी प्रदीप जी, आपको रोकना चाहेंगे, हम बीच में एक बड़ी खबर दर्शकों के साथ साझा करेंगे जो कि कटनी से आ रही है। कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनकी जीत हो चुकी है, 5000 वोटों से जीत चुकी हैं प्रीति सूरी। मुरैना रीवा में कांग्रेस का महापौर, देवास रतलाम में बीजेपी का सिरमौर। कहा जाए कि महापौर यानी शहर सरकार जिसकी हम बात कर रहे हैं संगीता जी, देवास रतलाम में बीजेपी और मुरैना रीवा में कांग्रेस की महापौर। बिल्कुल, हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी वो शुरुआती दौर में पीछे थी। शुरुआती दौर में जो रुझान आ रहे थे उसमें ऐसा लगा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच भिड़ंत होगी, लेकिन जो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, घड़ी की कांटे बढ़ते गए, वो प्रीति सूरी के पक्ष में सारे वोट जाते हुए दिखे और नतीजा जो है वो हम सब सामने देख रहे हैं कि वो जीत चुकी हैं अभी। जी बिल्कुल, यानी आज किसका दिन रहा ये नाम बता रहे हैं, ये पार्टी के नाम भी बता रहे हैं कि आज किस पार्टी का दिन रहा या आज किस व्यक्ति का दिन रहा। हमारे साथ भारती जी भी जुड़े हुए हैं और हम उनको धन्यवाद करेंगे, हमारे साथ जुड़े थे वो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई तो हम बात कर रहे थे बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि अभी जो टक्कर की बात हो रही थी, जो मुकाबले की बात हो रही थी संगीता जी, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हम ऐसा मान रहे थे, लेकिन ये तो बाजी तीसरा भी मारता चला जा रहा है। यानी ये वाली स्थिति देवास में देखने की उम्मीद हमें लग रही थी कि देवास में जो शुरुआती चीजें दिख रही थी उसमें त्रिकोणीय मुकाबला देवास का दिख रहा था, लेकिन ये जब नतीजे आए तो उलट उसके बिल्कुल हमें यहाँ देवास को छोड़ करके हमें कटनी में देखने को मिली। ये स्थिति देवास में बन रही थी कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला मिलेगा, लेकिन प्रीति सूरी ने सभी को चौंका दिया। बिल्कुल, यानी इससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पार्टी का नाम किस हद तक चल रहा है इस पर बात करने की बजाय व्यक्ति का काम किस हद तक चल रहा है, मुझे लगता है ये इस बात को चरितार्थ करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमें जिक्र कर लेना चाहिए, कटनी में 2022
बीजेपी से ज्योति दीक्षित और जिनके मुकाबले कांग्रेस से श्रेया खंडेलवाल थी। 2014 का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि उसके पहले शशांक श्रीवास्तव और जिनके सामने थे रूपचंद चेलानी कांग्रेस से। तो इस बार भी बीजेपी की ज्योति दीक्षित कटनी से 2022 के लिए चुनी गई हैं ज्योति दीक्षित, जिनके सिर पर जीत का ताज। तो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि आज 43 जिलों में 214 निकायों पे हो रही है मतदान, काउंटिंग चल रहा है, और उसके जो नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं वो एकदम सोच से परे आ रहे हैं। बिल्कुल, है ना? मतलब ये हो सकता है कि कोई भी एक बहुत सुंदर वाक्य है, मुझे ऐसा लगता है संगीता जी, मुझे शेयर करना चाहिए दर्शकों के साथ भी, कि राजनीति में वही राज, मतलब आपको कोई हक नहीं सवाल करने का, क्योंकि सवाल अगर आप करते हैं तो फिर आपको इनिशिएटिव यानी पहल भी करनी पड़ेगी। बदलाव लाना चाहते हैं तो या तो उसके सूत्रधार बन जाइए या फिर कम से कम हिस्सेदार तो बनिए। तो ये तो प्रीति सूरी ने हराया है कांग्रेस दरअसल, और बीजेपी दोनों के प्रवक्ताओं को हरा दिया। जबकि बीजेपी का गढ़ रहा एक तरह से। जी। उसके बाद शशांक श्रीवास्तव थे जी, और संजय पाठक भी पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए, और जी। संजय पाठक जी के जो पिताजी थे वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी के खाते में ये सीट आती चली गई। लेकिन इस बार जो है ये निर्दलीय को मिली है। मतलब पहले क्या हुआ इसका जिक्र नहीं किया जाएगा, अब क्या हो सकता है, और अगर आपको जनता चुनेगी तो अब क्या किया जा सकता है, इस गणित पर ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये समझने वाली बात होगी जो दल बदल वाली राजनीति है, हाँ। कहीं ना कहीं असंतुष्टि अपने नेताओं से होती है, अपने संगठन से होती है। हाँ। उसके बाद ही प्रत्याशी जाता है, और प्रत्याशी को भी कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान रहता है कि वो सीट निकाल सकता है। हाँ। तभी वो बागी होता है, और मुझे लगता है प्रीति सूरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल। खबर आपको बता रहे हैं दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल परिसर में आज शाम 5 बजे जीत का उत्सव मनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में भी 5 बजे जीत का जश्न पंडित दीनदयाल परिसर में मनाया जाएगा शाम को ठीक 5 बजे। इस वक्त की बड़ी खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में शाम को ठीक 5 बजे पंडित दीनदयाल परिसर में जीत का उत्सव मनाया जाएगा। चलिए, तो जिस तरह से परिणाम आए हैं और अभी भी कुछ जगह से रुझान आते जा रहे हैं, मतगणना अभी भी जारी है, तो ये लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में जो निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें ये कुछ मुद्दे ऐसे थे जो स्थानीय चुनाव को पे हावी होते चले गए, और बीच में हमने जिक्र भी किया था कि कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई, उसने जनमानस का मन भी बदला, बिल्कुल से मूड भी बदला, और वो वोट में भी तब्दील होता हुआ दिखा। हाँ। तो अब पिछले बार जब शिवराज जी ने काफ़ी खुश होकर के जश्न मनाया, और इस बार बड़े अजीबोगरीब परिणाम देखने को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में, क्योंकि जश्न दोनों जगह मनाया जा रहा है, दोनों जगह, बल्कि जो जिनने पहली बार एंट्री की है वो भी जश्न मना रहे हैं। तो इस बार के जो चुनाव है, बीजेपी भी जश्न मना रही है, कांग्रेस भी जश्न मना रही अब है। हम उत्सव की बात कर ही रहे थे तो बीजेपी की तरफ लिए चलते हैं दर्शकों को। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू प्रजापति जी हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, हम उनसे चर्चा करें। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारी बधाइयां आपको, और 5 बजने में बहुत कम समय है, इसका मतलब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होंगी इस उत्सव की। और संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू प्रजापति। जी जी हाँ, लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो परिणाम आते दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर दोनों ही पार्टियों के अंदर जश्न का एक माहौल है लगातार, क्योंकि कुछ स्थानों पर तो 20 से 25 वर्षों के बाद कोई नगरीय निकाय चुनाव के अंदर महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में विजय होकर हासिल किया है, तो किसी जगह पर एक एक वोटों के अंतर से हासिल हुआ है। तो इस तरीके के जो परिणाम धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं सामने, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों के अंदर जिन लोगों ने जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं ने लगातार रैलियां करी, यहाँ तक कि अपने वरिष्ठ नेताओं को पहुंचाया, उनकी लगातार जितनी मेहनत रही उस मेहनत सफलता के झंडे गाड़ते दिखाई दे रहे हैं।
राजू जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इसलिए सुनिश्चित कर जी लेती हूँ एक और महत्वपूर्ण सवाल। जिस तरह से अगर हम जी कमलनाथ जी की बात करें, पूर्व सीएम पहुंचने वाले उस जश्न में बीजेपी कार्यालय में क्या बड़े मंत्री, बड़े नेता इस जीत के हिस्सेदार बनने वाले हैं? इस जश्न के क्या हलचल है वहां पे? कितने लोगों के शामिल होने की बात की जा रही है इस 5 बजे के जश्न में? जी जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कमलनाथ जी जो शाम को पहुंचने वाले हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर, जो जश्न के अंदर शामिल होंगे और उत्सव का माहौल रहेगा वहां पर, क्योंकि वहां पर भी लगातार जो जीत का हासिल हुई है उसको लेकर वहां पर कांग्रेस के अंदर भी एक जश्न का माहौल रहेगा। और तो दूसरी ओर अगर बात की जाए, जो आपका सवाल था, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर पहले ही 3 मंत्री पहले भोपाल के नगर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर आ चुके थे। लेकिन शाम का जो जश्न का माहौल रहेगा वो अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि एक तरफा तो सत्ता के अंदर पहले से ही काबिज है भारतीय जनता पार्टी और उनके लगातार जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं, तो उसको लेकर बहुत बड़ा जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। जी जी बिल्कुल। जी राजू जी, कौन कौन दिख रहे हैं आपको अभी वहां पर? कौन कौन लोग आने आने की संभावना बन रही है? वैसे अभी संकेत नहीं मिल पाया, लेकिन नगरीय निकाय जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, वो जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी जो क्षेत्र था, जो सागर जिले की बात की जाए, तो सागर जिले के अंदर उन्होंने क्लीन स्वीप की जो बात की जा रही थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लगातार जितने भी दिग्गज थे या जिन्होंने भी वहां पर प्रचार करा था, या जो भी लोग वहां पे पहुंचे थे और जो भी पार्षद प्रत्याशी थे, नगर पालिका के अध्यक्ष थे, सारे लोगों की वहां पे सफाई हो गई एक तरीके से। अगर देखा जाए तो कांग्रेस मुक्त जो वो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, तो लेकिन जो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला जिला जो इस चुनाव के अंदर देखा जा रहा है, जो कि सागर जिला जो कांग्रेस मुक्त दिखाई दे रहा है। जी आपकी वहां किसी से बातचीत हुई है जो बीजेपी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता हो, जो पदाधिकारी हैं? क्योंकि 5 महापौर में से 2 ही उनके खाते पर पहुंचे हैं, तो क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस बात से और उस पर जश्न मनाया जा रहा है? जी जी, अभी कुछ देर पहले हमारी मोहन सिंह यादव जो उच्च श्रेणी शिक्षा मंत्री थे, उनसे भी बात हुई थी, और इसके पहले नरोत्तम मिश्रा जी भी यहाँ पहुंचे थे, उनसे भी चर्चा हुई थी। और इसके बाद क्या कहते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री है प्रदेश के, उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी लगातार यही बयानबाजी कही थी और उन्होंने ये बयान दिया था। तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर तो उड़ नहीं सका, लेकिन उनको अपनी समीक्षा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार जो हार का सामना कर रही है, इसके बावजूद भी बयानबाजी करती चली आ रही है, जो कि एक तरफा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत हासिल कर रही है प्रदेश के अंदर। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, बताना चाहेंगे संगीता जी हमारे साथ जुड़ेंगे और राजू जी से भी सवाल करेंगे, हमारे जो संवाददाता हैं। फिलहाल आपको बता दें स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं खबर भारत के संपादक अनूप सक्सेना जी। अनूप सर, किस तरह से इस जीत को देखेंगे आप? अभी चूंकि बीजेपी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे संवाददाता भी उसी कार्यालय में बने हुए, क्योंकि 5 बजे जश्न होने वाला है। परिणाम आए हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस को ऑक्सीजन देने वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी 15 और 2 17 साल से सत्ता पे हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि जो दल पार्टी में होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। ये शिवराज सिंह चौहान का जादू है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जादू है, विष्णुदत्त शर्मा का जादू है कि उन्होंने अपनी अलग जगा के रखी है, अपनी भारतीय जनता पार्टी की रीच पहुंचा के रखी है। और देखें अगर जो परिणाम आए हैं उस परिणामों की अगर अपन विश्लेषण करते हैं, मीमांसा करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बड़े क्षेत्रों में जीत हासिल की है, ग्वालियर, मुरैना, रीवा को छोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जितने भी बड़े शहर हैं, इंदौर बहुत बड़ा शहर है, भोपाल बहुत बड़ा शहर है, राजधानी है, तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक जो सिनेरियो होता है यही ये इन तीनों चारों शहरों में है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। नगर पालिकाओं को देखें, जितनी भी बड़ी नगर पालिकाएं हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं। तो कुल मिलाकर जो जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार के खिलाफ, और वो लंबे समय से जो सरकार चला रही है, वो इस मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं दिखाई देती है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जहाँ तक कांग्रेस है, उनको नकारा नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने जिस तरह से
बिंद क्षेत्र में एक पटकनी दी है बकाया भारतीय जनता पार्टी को। बिंद क्षेत्र में पिछले चुनाव को अगर अपन देखें तो लगातार सुपड़ा साफ हो गया था बिंद क्षेत्र में। अजय सिंह राहुल चुनाव हार गए थे, कई दिग्गज चुनाव हार गए थे, और रीवा में तो 8 की 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था और कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया था। लेकिन वहां से अजय मिश्रा बाबा का जिस तरह से चुनाव जीते हैं, लगभग 9,000 से वोट जीते हैं, ये एक निश्चित तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है। भारतीय जनता पार्टी को ये इसके लिए मजबूर कर दिया कि वो मीमांसा करें कहाँ चूक हो गई है। और जहाँ तक वहाँ के जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, राजेंद्र शुक्ला, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र रीवा, जो रीवा मुख्यालय है, वहाँ पर इस बार का प्रदर्शन लगातार कई सालों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही सफल हो रही थी और उसका असर बिंद में भी देखने को मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी लगातार सफल हो रही थी, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से वहाँ के मतदाताओं ने परिणाम बदले हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के रणनीतिकारों को सोचने की बात है। सिंगरौली चूंकि पिछले फर्स्ट फेज में उसके चुनाव हुए और परिणाम हो गए, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती। हम पड़ोसी रीवा से जुड़े पड़ोसी कटनी पे ले जाएं, कटनी संजय पाठक जी का गढ़ है, जो अपने अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का भी एक हिस्सा है कटनी। वहाँ पर भी जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है, वो हालांकि जो निर्दलीय प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब चुनाव सामने आएंगे या परिणाम आएंगे तो हो सकता है कि ये आगे भाजपा की ही कहलाएंगे। लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी को मीमांसा करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहीं प्रत्याशी तय करने में उनकी कहीं चूक तो नहीं हो गई है। तो ये 2-3 जो परिणाम है क्रांति प्रिया जी, बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सुखद भी है और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को आकलन करने की भी आवश्यकता है कि हम जो 3-5 नगर निगम हारे हैं उसके पीछे वजह क्या है। एक बात और बता दूं मैं आपको, मुरैना इतना बड़ा क्षेत्र और विशेषकर देश के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के देश के जो प्रमुख नेताओं में उनका एक वो है नरेंद्र सिंह तोमर, एक केंद्रीय मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मॉस्ट लीडर हैं, जो जिनके नाम पर युवाओं की लंबी फौज खड़ी हो जाती है। उनके क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है, ग्वालियर हारती है और मुरैना हारती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को एनालिसिस करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को नीचे लेवल पर, बूथ लेवल पर, पन्ना लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं से पूछना पड़ेगा कि आखिर रणनीति में कहाँ चूक हो गई है, क्या होना चाहिए आगे। क्योंकि एक साल बाद ही 2023 का चुनाव है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार 5वीं बार सरकार बनाने के लिए मतदाताओं के पास वोट मांगने जाना है। तो ये सब क्रांति जी, इनको सोचना पड़ेगा जी। चाहूंगी आपसे यहाँ पर कि जिस तरह से पहले चरण के मतदान हुए और काउंटिंग हुई, उसमें 11 सीट महापौर के पद में से 7 महापौर के पद बीजेपी को मिले। फिर 5 आज काउंटिंग हुई 5 जगहों में, तो उसमें 2 बीजेपी के खाते में पहुंचे। तो 16 में से काफ़ी कुछ घट करके बीजेपी के खाते में से कई सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई और निर्दलीय को भी पहुंच गई है। तो ये एक निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मंथन का विषय होगा। पर अब यहाँ से आप मध्य प्रदेश की राजनीति को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की को भी थोड़ी संजीवनी तो यहाँ से मिली है, इसके अलावा आप पार्टी भी एंट्री मार रही है। तो अब लगातार चुनाव आ ही रहे हैं, अब लगे हुए हैं, 2023 का चुनाव विधानसभा का आने वाला है। यहाँ से मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरह की दिशा अब तय करती हुई दिख रही है? देखिए संगीता जी, जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, उसका सीधा इशारा, उसका ये जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में जाने दी हैं, वहाँ पर जो पार्टियों के जो प्रत्याशी तय हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें खामियां हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कहीं गलती होती है तो उसका भरपाई तक बहुत जल्दी कर रहे, क्योंकि इनका नेटवर्क है नीचे लेवल तक है। कांग्रेस के सामने एक समस्या है संगीता जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए कोई ऐसा नहीं होगा कि आने वाले समय उसको कुछ सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगी संगीता जी कि उनको अपने सारे नेताओं को, सारे छत्रों को एकजुट रखना होगा। जिस तरह से नगर निगम चुनाव उन्होंने यूनिट होकर एक साथ होकर लड़ा है, वही यही निरंतरता विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने होगी। और ये बहुत चैलेंज है क्योंकि कांग्रेस का जो नेचर है, कांग्रेस के जो छत्रप राज है, वहाँ यहाँ पर जो समर्थक होता है वो कांग्रेस का नहीं कहलाता, कार्यकर्ता होता कांग्रेस का नहीं कहलाता, वो खेमे में बटा हुआ है, छत्रप
छत्रों के नीचे काम करता है। वो किसी का, वो दिग्विजय सिंह का कार्यकर्ता कहलाता है, कहीं किसी का कार्यकर्ता कहलाता। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कहलाए और एक वोट जो चुनाव हो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में सही सीधे सीधे बात है, शिवराज सिंह चौहान है जो हर छोटी से छोटी बातों पे, छोटे से छोटे मुद्दों पे वहाँ तक पहुँच जाते हैं, घटनाओं पहुँच जाते हैं, जनता के बीच जाकर बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनका आत्मीय रिलेशन होता है। और जनता को क्या चाहिए, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में विकास के काम नहीं, बहुत से विकास काम हुए। हाँ, महंगाई बढ़ी है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी को सजग कर गए हैं ये नतीजे। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलर्ट हो जाएगा, ये नतीजे करने वाले नतीजे हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं भरपाई करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस यही यूनिटी करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता यही इसी तरह से एक साथ लड़ते हैं तो आने वाले 2023 का मुकाबला बहुत ही संघर्षमय होगा और प्रदर्शन कुछ ना कुछ अलग तरह का दिखाई देगा। संगीता जी बिल्कुल, बीजेपी जिस तरह से काम करती है, मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को पकड़े रहती है, क्या इस बार ये समझा जाए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि कमलनाथ जी से लेकर के छोटे कार्यकर्ता तक ने उस चीज़ को समझा और किस तरह से अपने बूथ को मजबूत किया जाए, चूंकि ये लाइन हमेशा से बीजेपी की रही है और इस बार उस पर ही काम किया है। संगीता जी देखिए, कमलनाथ जी के काम करने का एक तरीका अलग होता है। वो अपने ही संपर्क सूत्रों से एनालिसिस कराते हैं, नीचे लेवल पर अपने लोगों को छोड़ के रखते हैं कि कौन तो मैं ये कह रहा था संगीता जी कि कमलनाथ जी का जो काम का तरीका वो अपने तरह का होता है। वो एनालिसिस कराते हैं, वहाँ पर सर्वे कराते हैं और सर्वे के आधार पर ही वो तय करते हैं कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आने वाले समय में, कुछ समय में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होने हैं। अब कांग्रेस के में किसने काम किया है, कौन सा यूथ को अगर वो प्रमोट करते हैं, युवाओं को अगर कमान देते हैं तो वो चैलेंज करेंगे। हमने अभी पिछले दिनों देखा जिस तरह से कांग्रेस के युवा मोर्चा ने या कांग्रेस के युवा नेताओं ने जिस तरह से आगे सरकार के खिलाफ मूवमेंट किया, कांग्रेस सड़क पे उतरे, उससे कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उदास हो गया था, लगातार सत्ता से बाहर रहा, उसके बाद जब सत्ता मिली तो वो भी गंवा बैठे। तो ये जो उदासीपन है या कार्यकर्ताओं में जो उनका आक्रोश दब गया है, उनके संतोष को, असंतोष को, जो उनके उत्साह को ऊपर बढ़ाना है और उनके जो असंतोष है उसको संतोष में बदलना है और उनको ये विश्वास दिलाना है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पर 5 साल चलेंगे। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 2 साल में, डेढ़ साल में, 12-13 महीने जिस तरह सरकार चली गई, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हीन भाव लाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया है। और अगर ये चुनाव जिसमें 5 कांग्रेस के लोग जीते नगर निगम में, ये कहीं ना कहीं इसको बूस्टर का काम करेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर उत्साहित हो जाता है तो फिर एक बार फिर मैं वही बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2023 में एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है। जी संगीता जी जी बिल्कुल अनूप जी सर, ये थोड़ा सा समझना चाहूँगी। अभी हमने बीजेपी की बात की, कांग्रेस की बात की, लेकिन अब और भी दल हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में एंट्री ली है और जीत भी दर्ज की है। उसमें 2 बड़ी पार्टियां आती हैं, एक तो आप पार्टी है जिन्होंने अपना महापौर ही बना लिया, दूसरा ओवैसी की पार्टी AIMM है, इन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे और उन्होंने भी जीत दर्ज की है। तो क्या अब ये विधानसभा चुनाव में इनकी तैयारियों को लेकर के बीजेपी में कुछ मंथन होगा या कांग्रेस के लिए चिंता की लकीरें होंगी? क्योंकि बीजेपी एक बड़ा संगठन है और अभी भी बड़ी मजबूती से अपने कदम जमाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी संजीवनी ली है, अभी ऑक्सीजन ली है। तो ये जो दोनों दल एंट्री मार रहे हैं, क्या कांग्रेस के लिए घातक हो सकते हैं ये? देखिए संगीता जी, जहाँ तक आप रानी अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं, उनको अगर आप आम आदमी पार्टी, निश्चित तौर पर आम आदमी के सिंबल से वो जीती हैं, लेकिन उनकी ये जो जीत हुई है इंडिविजुअल जीत मानो आप उसको। रानी अग्रवाल जी पिछले चुनाव में भी विधानसभा चुनाव में मैदान में थी और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 30 स्थान प्राप्त किया था और रानी अग्रवाल जी बहुत पहले से वहाँ सक्रिय हैं। तो लेकिन सिंगरौली की जो परिणाम है उसके लिए मैं आपको बता दूं, सिंगरौली में एंड टाइम पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बदला
और सामान्य सीट पे वहाँ पर ओबीसी प्रत्याशी को उन्होंने खड़ा कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध में गया है। वहाँ का जो आम कार्यकर्ता है, जो सामान्य वर्ग का कार्यकर्ता है, वो ये समझने लगा कि यहाँ पर मतलब सामान्य वर्ग की उपेक्षा की जा रही है सॉरी। तो ये उसका लाभ रानी अग्रवाल को मिला है। रानी अग्रवाल वहाँ बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय राजनेत्री हैं, और वो हर वार्ड में जाती हैं, आम आदमी के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो उनको फायदा मिला है। हाँ, वो सिंबल में लड़े हैं, लेकिन रानी अग्रवाल जी की जीत को आम आदमी का आईना समझें अगर, तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में बहुत प्रयास करने हैं। पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कई सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन अधिकांश सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। हम अगर 2023 के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की बात करें, तो हमें ये कहना में कोई शक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल ये मुश्किल राह होगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को अगर 2023 में कड़ी चुनौती देना है, तो उन्हें सबसे पहले अपने आप को मध्य प्रदेश में ये बताना होगा कि हम आम आदमी पार्टी के रूप में एक तीसरे विकल्प के रूप में काम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने ओबीसी की पार्टी की बात कही, तो ओबीसी में संगीता जी निश्चित तौर पे जो प्रत्याशी जीते हैं, मैंने जैसे रानी अग्रवाल जी के लिए कहा, तो वो प्रत्याशी जो पार्षद पद के लिए चुनाव जीते हैं, वो भी व्यक्तिगत छवि कारण के चुनाव जीते हैं। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि ओबीसी का फैक्टर है या ओबीसी की पार्टी का फैक्टर है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में आपस में लड़ते दिखाई देगा, और मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जी बिल्कुल। राजू प्रजापति हमारे सहयोगी बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं, और हम उनसे समझ लेते हैं अब इस समय वहाँ पे किस तरह का माहौल है, क्योंकि दीनदयाल परिसर में एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था। इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही हमें ये अपडेट किया था, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है हम जान लेते हैं उनसे। राजू जी, फिलहाल क्या स्थिति है? जी जी जी, मैं बता दूं आपको कि अभी जैसे जैसे परिणाम आते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर एकत्रित होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ केबिनों के अंदर जा चुके हैं, कुछ लोग बाहर इकट्ठे हो गए हैं। लगता है किसी बड़े नेताओं के और अपने पदाधिकारियों का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, तो उनके समर्थकों का भी यहाँ पे धीरे धीरे जो है बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और ताकि वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय थोड़ी समय के बाद यहाँ पे जश्न का माहौल होगा, खुशियां मनाई जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे। जिस तरीके से जो हर्षोल्लास का जो माहौल रहता है, उस तरीके से देखा जाएगा। जी जी, वहाँ पर किन किन लोगों के आने की संभावना है? जश्न का माहौल होगा, एक बड़ा उत्सव की तरह से। बीजेपी हर छोटे वाक्य उसको भी उत्सव मना लेती है, लेकिन फिलहाल किसी के आने की संभावना अगर आपको समझ में आ रही हो, किसी का नाम आया हो या किसी की गाड़ी आते जाते दिखी हो, तो बताइए। अब ऐसे भी कोई संकेत नहीं मिल पाए, लेकिन यहाँ तक है नगरीय निकाय मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो जरूर अवश्य पहुंचेंगे यहाँ पर। और जो अगर देखा जाए तो क्षेत्र के जो विधायक हैं लगातार यहाँ पे जो मिल रहे हैं कि, और जो पदाधिकारी हैं जो कि जिन्होंने मेहनत करी और जिनको प्रभारी नियुक्त किया गया था, उनके भी आने की संभावना, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। और अभी फिलहाल यहाँ पे जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सारे लोग अंदर केबिन के अंदर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि शाम को तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो भोपाल के अंदर ही हैं इस वक्त। वो और बीडी शर्मा जी पहुंच सकते हैं। ये हो सकता है कि उससे भी और बड़ा जश्न मनाया जा सके, क्योंकि आज आखिरी परिणाम है, क्योंकि द्वितीय चरण के परिणाम थे ये मध्य प्रदेश के। तो आज हो सकता है कि और जो परिणाम आया था, उस परिणाम के बाद जो दूसरे परिणाम आए हैं, उससे ज्यादा बड़ा जश्न मनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपके जानकारी देने के लिए। बीजेपी कार्यालय से हमारे सहयोगी राजू प्रजापति सीधे हमें वहां से जुड़कर खबर दे रहे थे। तो आपको बता दें, आज द्वितीय चरण के मतगणना के परिणाम आ चुके हैं, और 43 जिलों के 214 निकायों में मतगणना जारी रही। 8 बजे से शुरुआत हो चुकी थी, और उसके बाद धीरे धीरे रुझान आए। 5 नगर निगमों के भी महापौरों का भी नतीजा आ चुका है। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए खबर भारत के साथ।